नमस्ते क्लास, हाय दिस इज़ हिमांशु और एक नई कक्षा में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा मुद्दा है वो है कि आप एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में क्या जानते हैं और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में हमने इनकम मेथड और उससे जस्ट पहली वाली वीडियो में हमने वैल्यू एडेड मेथड के बारे में पढ़ा। इस वीडियो के बाद आपको इन पे बेस्ड जितने भी प्रैक्टिकल्स पॉसिबल हो सकते हैं वो मिल जाएंगे और उसके बाद मिलेगा चैप्टर के एंड का जो थ्योरी कंसेप्ट है जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस वीडियो में ज़्यादा वक्त नहीं लगाते। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि हाउ टू कैलकुलेट एक्सपेंडिचर मेथड, या फिर हम हाउ टू मतलब लर्न, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हाउ टू लर्न एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो शुरुआत करें अगर, तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि आप एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट क्या करते हो। आपको एक्सपेंडिचर मेथड से जो फाइंड होता है उसको कहा जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी कि जीडीपी एट एमपी। कुछ बच्चों को अगर याद दिला दे तो जीडीपी एट एमपी वैल्यू एडेड मेथड से भी हमें कैलकुलेट होता था, जब वो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस को जीडीपी एट एमपी करके बोल दिया करते थे। ठीक है, उसके अलावा इसके एक दो नाम और हो सकते हैं कि आप एक्सपेंडिचर मेथड को आप एक दो नामों से और जानते हैं, जैसे कि आप इसको इनकम डिस्पोजेबल मेथड के नाम से जानते हैं। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ उसको, इनकम डिस्पोजेबल मेथड, इस नाम से आप इसको जानते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है, जैसे कि आपका कंजम्पशन या कंजम्पशन मेथड आप इसको कह सकते हो। इसमें आपको एक बड़ी प्यारी सी बात मैं आपको और बताऊंगा, कंजम्पशन मेथड हो गया। फिर इसमें एक मेथड और हो सकता है जिसको आप कह सकते हो इन्वेस्टमेंट मेथड। इन्वेस्टमेंट मेथड आपको याद होगा चैप्टर 1 जब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमने पढ़ाया है, तो जो आपका फेस नंबर 3 था, जो फेस नंबर 3 है जिसको आप एक्सपेंडिचर फेस के ही नाम से जानते हो, ये वो भी है। तो जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर थर्ड फेस था एक्सपेंडिचर फेस, वो आपका एक्सपेंडिचर मेथड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको आप जीडीपी एट एमपी के नाम से, यानी कि जीडीपी एट एमपी के नाम से भी जानते हो। ठीक है, अब मुद्दा ये है कि सर ये जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट कैसे की जाती है। जो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है, इसको आप कैलकुलेट कैसे करते हो। ठीक है, तो उसके लिए मैं अभी आपको सारे लिख के बताऊंगा। पहले इन शॉर्ट हम इस फॉर्मूले को लिखने वाले हैं, जिसको मैं अभी सिर्फ इन शॉर्ट लिखेंगे। इसका पहला वाला क्या होता है, आपका होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये पहला हो गया। दूसरा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तीसरा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, और लास्ट में क्या है आपका नेट एक्सपोर्ट्स। क्या है आपका नेट एक्सपोर्ट्स है। अब मुद्दा ये है कि सर ये चारों चीज़ें हैं क्या, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, तो इनको ना एक एक करके बात करते हैं, जिसमें आपको आप अपने फॉर्मूले को थोड़ा बेहतर तरीके से अच्छे से जान पाओगे और अप्लाई कर पाओगे। तो ये है प्राइवेट, ठीक है, फाइनल कंजम्पशन, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सही है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब मुद्दा ये है कि सर ये चीज़ है क्या। देखो, इसके अंदर मैं दो तरह के खर्च लूँगा। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब होता है प्राइवेट, बेसिकली वो किसकी बात कर रहा है, वो आप यहाँ पे दो चीज़ों को बात करेगा। तो आपको हाउस होल्ड सेक्टर के बारे में बताएगा और जो आपके नॉन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके बारे में बताएगा। तो अगर आपको उसको डिटेल में पढ़ना है तो मैं उसको लिख दे रहा हूँ कि ये क्या है। बट अगर ज़्यादातर क्वेश्चंस के अंदर ये डायरेक्ट गिवन होता है, तो ये ऐसे खर्चों को दिखाता है। इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर। जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो उसको पूरा पढ़ें, जो बच्चे नोट्स नहीं बना रहे हैं वो सिर्फ क्वेश्चन की कही हुई बात को ही ध्यान में रखेंगे, जिसमें ज़्यादातर केसेस में, यानी कि 99% केसेस में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको डायरेक्ट गिवन मिलेगा। तो ये कहता है कि इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय, अब आप मेरी बात सुनना, हाउस होल्ड। हाउस होल्ड वही सेक्टर होता है जिसमें हम और आप जैसे लोग रहते हैं, हाउस होल्ड्स। ठीक है, एंड हाउस होल्ड एंड प्राइवेट, ठीक है, जो नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट होते हैं ना, जो एनजीओ जिनको कहा जाता है, प्राइवेट नॉन प्रॉफिट, ठीक है, इंस्टीट्यूशन। ये दोनों नाम अलग अलग हैं, इनको आप ध्यान रखो। जो हाउस होल्ड सेक्टर खर्चा करता है, या फिर जो हमारे प्राइवेट एनजीओज पैसा खर्च करती हैं किस चीज़ के लिए, ठीक है,
उस पैसे को आप यहाँ पे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर जोड़ दो। तो अगर आपको कुछ याद नहीं रखना, इतना सारा नहीं लिखना, तो आप हाउस होल्ड सेक्टर के खर्चे को और जो प्राइवेट एनजीओज हैं उनके खर्चे को ले सकते हो। बट इसके बाद जो बच्चे ऐसे हैं कि सर हमें तो प्रॉपर नोट्स ही चाहिए, हमें तो पूरा डिटेल में जाना है, तो वो इस चीज़ को नोट कर सकते हैं कि सर्विंग हाउस होल्ड ऑन ऑल टाइप्स, यानी कि जो खर्चा करते हैं बेसिकली कंजम्पशन पे, ऑल टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स, जिस चीज़ से आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है उस प्रकार की चीज़ों को आप यहाँ पे क्या करते हो, आप उनको यहाँ पे कंज्यूम करते हो, दैट इज़ ड्यूरेबल गुड्स। अब ड्यूरेबल गुड्स वो वाली गुड्स होती हैं जिनका इस्तेमाल आप बार बार करते हो, लेकिन उसमें एक चीज़ बोली गई है, इन्होंने कहा गया है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या, एक्सेप्ट इन्होंने बोला है हाउस। तो जो हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर हाउस है, जो हमारे आपके मकान हैं, उसी को वो यहाँ पे नहीं लेता है। इसका एक रीज़न है क्योंकि वो आगे गवर्नमेंट फाइनल गवर्नमेंट फाइनल, अरे यार सॉरी वो क्या बनेगा, गवर्नमेंट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बेसिकली जो है उसका नाम होगा वो पूरा, यार ये थूक से तो सा मुँह सूख गया बोलते बोलते, माफ़ी चाहूँगा। तो हाउस होल्ड सेक्टर जो भी पैसा खर्च करता है अपनी ज़रूरत की चीज़ों पे, ड्यूरेबल चीज़ों पे खर्च करता है, सिर्फ घर को छोड़ के, क्योंकि जो हाउस में जो आप मकान वगैरह बनाने में पैसा खर्च करते हो वो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर आता है, वो इनके अंदर जनरली आमतौर पर नहीं आता। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ड्यूरेबल गुड्स हो गए जिनका बार बार इस्तेमाल करते हो, लगातार इस्तेमाल करते हो, कई सालों तक इस्तेमाल करते हो। फिर होती हैं आपकी सेमी ड्यूरेबल, ये वो होती हैं जो साल 2 साल तक चलती हैं। आप ड्यूरेबल का लिए आप एग्जांपल ले लो, फ्रिज ले लो, आपके घर का गर्मियाँ चल रही हैं तो आपका 10 से 15 साल तक फ्रिज आप लगातार रगड़ते हो उसको, उसका दूसरा क्या है सेमी ड्यूरेबल। आपके कपड़े ले सकते हो तो सेमी ड्यूरेबल्स के अंदर आ जाती हैं। कुछ होती है नॉन ड्यूरेबल जो बस यूज़ एंड थ्रो वाली बातचीत होती है, नॉन ड्यूरेबल। ठीक है, ये सब वही चैप्टर नंबर 2 के अंदर सारी डिस्कस करवाई गई नॉन ड्यूरेबल गुड्स। एंड उसके बाद क्या हो सकता है, जो आप सर्विसेज में पैसा खर्च करते हैं वो सारा आपका यहाँ पे आ जाता है। तो सबसे पहले जो आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो आपका यहाँ पे आ गया। उसके बाद वो सेकंड वाला उठा लेगा आपका, वो क्या है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये होगा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर, तो ये जो खर्चा है हमारी सरकार द्वारा किया जाता है कि गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है। ज़्यादातर केस में आपको बता दूँ ये डायरेक्ट गिवन होगा, बट स्टिल उन्हीं बच्चों की बात कर रहे हैं कि सर हमें और लिखवा दो उसके बारे में कि हमें ध्यान नहीं रहता। तो इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर, इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर। अब कैसा एक्सपेंडिचर है, इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर, ठीक है, इनकर्ड, ठीक है, इनकर्ड बाई जनरल गवर्नमेंट, जनरल गवर्नमेंट ऑन वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव ठीक है। अब आप मेरी बात समझो, जो हमारी भारत सरकार देश को चलाने के लिए जो बेसिक खर्चे करती है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आप यहाँ पे ले सकते हो, जो इन चीज़ों में पैसा खर्च करता है, लाइक कि सर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कौन सी होती हैं, जैसे आपके डिफेंस के लिए पैसा खर्चा होता है, तो हमारी जो भारत सरकार है वो डिफेंस में अच्छा खासा पैसा खर्च करती है। बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो पैसा खर्चा होता है, ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हो जो आपकी एजुकेशन पे पैसा खर्च करती है, जो सरकारी स्कूल वगैरह हैं, जो आपकी हेल्थ पे पैसा खर्च होता है, वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे इंक्लूड की जाती हैं, एक्सेट्रा। तो कुल मिला के प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 99% केसेस में डायरेक्ट गिवन होगा। अगर नहीं होता है तो आप हाउस होल्ड सेक्टर और प्राइवेट जो एनजीओज़ हैं उनके पैसे, इन दोनों चीज़ों को मिला के जोड़ सकते हो। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी आपको बेसिकली 100% मैं इसके लिए कह सकता हूँ कि ज़्यादातर चीज़ों में डायरेक्ट गिवन होगा। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट आपका ये वाला है जिसको मैं रेड से दिखा रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका पूरा नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक, ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, तो सिर्फ इस नाम का जो शब्द है, ये जो कैपिटल फॉर्मेशन जो लिखा हुआ है, ये कैपिटल फॉर्मेशन को इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। तो वो क्वेश्चन में कभी कभी आपको सिर्फ ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट के नाम से भी गिवन दे देगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
अगर मैं सिर्फ रेड वाले की बात करूँ तो ये आपके इन्वेस्टमेंट को दर्शाता है कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी। अब इन्वेस्टमेंट भी दो प्रकार की थी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एक नेट इन्वेस्टमेंट थी, बट वो यहाँ किसको ले रहा है, ग्रॉस को ले रहा है। ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, आप किसी भी तरीके से इसको ले सकते हो, ठीक है। अब मुद्दा वही है कि जो आप इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्ट करते हो, अगर आपको डायरेक्ट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्ट गिवन है, या ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट गिवन है, या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट गिवन है, तब तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ये डायरेक्ट गिवन नहीं है तो वो कहता है कि इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसने साफ साफ कहा है कि देयर आर टू कंपोनेंट्स, ठीक है, देयर आर टू कंपोनेंट्स। कौन कौन सा? सबसे पहला है आपका, चेक करो, ग्रॉस 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 ग्रॉस, ये शब्द बहुत भारी है इसलिए इसको रेड से लिख रहे हैं, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। सही है, यानी कि आप जो ऐसे चीज़ों पे पैसा खर्च कर रहे हो, ऐसे चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जिसका फ़ायदा आप कम से कम 1 साल से या उससे ज़्यादा लेने वाले। अब जैसे वो पैसा खर्च होता कहाँ पे है, आप पैसा खर्च करते हो ग्रॉस बिजनेस, ठीक है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अगर आप अपना पैसा बिजनेस सेक्टर में लगाते हो तो वो जो खर्चा आपका कहलाएगा वो इसके अंदर आ जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है, ग्रॉस रेजिडेंशियल, चेक करो चेक करो चेक करो, इन्होंने हाउस के लिए मना किया था ना, वो चीज़ यहाँ आ गई, वो चीज़ यही है, क्योंकि रेजिडेंशियल का मतलब मकान से ही होता है कि आपका रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है। ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, तो आप जो अपने मकान वगैरह को बनाने में जो भी पैसा खर्च करते हो, ठीक है, वो पैसा आपका यहाँ ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर जो किसका हिस्सा है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का हिस्सा उसके अंदर आता है। और तीसरा क्या है, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। अब पब्लिक इन्वेस्टमेंट में क्या आ जाता है आपका, जो हमारी भारत सरकार है, ये हमारी भारत सरकार आपका पैसा खर्च करती है कहाँ पे, कंस्ट्रक्शन करती है, हाईवे कंस्ट्रक्ट करती है, रोडें कंस्ट्रक्ट करती है, ठीक है, फ्लाईओवर्स बनाती है, डैम्स बनाती है, यानी ऐसी चीज़ें जो देश की तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, देश की कनेक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इस प्रकार की चीज़ें आप यहाँ पे ले लेते हो। तो अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा तो यूँ कर दो, वेल एंड गुड, ठीक है, सॉरी ऐसे हो जाएगा, वेल एंड गुड कर दो। अगर आपको ये नहीं दे रखा तो आप, अगर आप फिक्स्ड शब्द आपको कहीं पे दिख जाए, गलती से भी अगर आपको कहीं पे फिक्स्ड शब्द मिल जाए तो उसके साथ आपको इस चीज़ को भी जोड़ना पड़ेगा जिसको वो लोग बड़े प्यार से कहते हैं इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट अगर भारी शब्द लग रहा है तो आप इसको देख सकते हो चेंज इन स्टॉक के नाम से। अब चेंज इन स्टॉक ये वही होता है कि आप क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर सको। आप इसको कैसे निकालते हो, आप कैसे निकालते हो इसको, आपने क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस कर दिया ओपनिंग स्टॉक। तो अगर आपको, भाई ध्यान दे लो, अगर आपको गलती से भी फिक्स्ड शब्द मिल जाता कैपिटल फॉर्मेशन के साथ तो उसमें इसको जोड़े बिना आपका आंसर कभी भी नहीं आ सकता। और अगर आप इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं तो आप अपने हमेशा अपना क्वेश्चन गलत करते हुए चलेंगे और वो आपको परेशान करता रहेगा, ठीक है। एंड द लास्ट क्या है, लास्ट है आपका नेट एक्सपोर्ट। ये बड़ा आसान है, ये बहुत आसान है, या तो ये डायरेक्ट गिवन होता है, अगर डायरेक्ट गिवन में नहीं होता तो आप अपने एक्सपोर्ट्स में से माइनस कर दो अपना इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट्स को माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, आपको आपका नेट एक्सपोर्ट मिल जाएगा। तो ये बात हुई फिलहाल फॉर्मूले के ऊपर। उसके बाद अब हम इससे नेशनल में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हमें कैलकुलेट होता है, उसको निकालते कैसे हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। इनका अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि इनकम डिस्पोजेबल मेथड है, कंजम्पशन मेथड है, इन्वेस्टमेंट मेथड है, फेस नंबर 3 का एक्सपेंडिचर जो था हमारा, जिसको कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड है। तो इन सारी चीज़ों को मिला के आपका प्रॉपर फॉर्मूला तैयार हो गया, किसके अंदर क्या आता है वो आपने देख लिया, ठीक है। फिर कोई आपसे कहता है कि बेटा यार ये बताओ हमें, सपोज आपसे कोई टीचर ही डिस्कस करता है कि सर ये बता दो आप इस एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम, यानी कि जिसको पढ़ते हैं आप NNP/FC, ये क्या है आपकी, ये है आपकी नेशनल इनकम। बेटा इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आप उसको फट जवाब देना कि सर देखो अभी हमें फॉर्मूले से क्या मिला था, GDP/MP। तो चैप्टर 3 में जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी कि सर ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस किया जाता है, सही। तो जैसे ही आप ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करोगे आपका काम बन जाएगा। ये D है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है,
NFIA प्लस करना पड़ जाए, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आप यहाँ पे क्या करोगे, प्लस करोगे। प्रोडक्ट का प्रोडक्ट मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो मार्केट प्राइस की वैल्यू बड़ी होती है तो उसमें से आप माइनस करोगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अगर आपको इन फॉर्मूलों को भी याद रखने में दिक्कत है तो आप चैप्टर 3 जाकर डिटेल में पढ़ सकते हो। हमने वहाँ पे इन चीज़ों को बारीकी से एक एक करके बताया हुआ है। चैप्टर 2 के एंड में इन फॉर्मूलों का डिस्कशन है और चैप्टर 3 में उसको आप अप्लाई कर सकते हो। तो आप इस तरीके से नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जब आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको वो कौन कौन से प्रिकॉशंस आपको मानने पड़ेंगे, जिस वजह से आपको वो आराम से 3 नंबर तक का भी क्वेश्चन बना के दे सकता है कि वो कौन कौन से प्रिकॉशंस हो सकते हैं। सबसे पहला प्रिकॉशन आपको क्या ध्यान रखना है कि आप सबसे पहले जो आप ध्यान रखोगे, पहले मैं इसको ब्लैक से दिखा दे रहा हूँ, आप उन चीज़ों को ध्यान रखोगे जिसको आप नेशनल इनकम में नहीं जोड़ते। ठीक है, तो यहाँ उसको लिख देंगे नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो इसमें कुछ गिने चुने एग्जांपल्स हमें बिल्कुल पता होनी चाहिए। जैसा आपने कर लिया, अगर आप अपना एक्सपेंडिचर करते हो, पैसा खर्च करते हो किस पे, एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स। अगर आप इंटरमीडिएट गुड्स पे पैसा खर्च करते हो तो आप उसको यहाँ इंक्लूड नहीं करोगे। अगर आप ट्रांसफ़र पेमेंट्स करते हो एक तरफा, सही है, आपने किसी को गिफ्ट दे दिया, आपने कहीं चंदा दान कर दिया, तो ऐसे खर्चों पे भी जो आप पैसा खर्च करते हो, ऐसी चीज़ों पे उसको आप यहाँ पे नहीं लोगे। अगर आप परचेज़ करते हो किसी भी प्रकार की कोई भी सेकंड हैंड गुड, तो परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, तो आप उसको यहाँ नहीं लोगे। उसके अलावा आप कह सकते हो कि आप अगर कोई भी फाइनेंशियल एसेट्स खरीदते हो, सही है, तो भी आप उसको यहाँ पे नहीं लोगे। फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब हो जाता है अगर आप कोई शेयर्स वगैरह, कोई बॉन्ड्स वगैरह खरीदते हो तो आप उसको यहाँ नहीं लोगे। तो उसके लिए वो कैसे एग्जांपल दे देता है, आपने शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, आपने बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, आपने डिबेंचर्स में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, है ना। इस प्रकार की चीज़ें जो आपके आ जाती हैं। और आप क्या ले सकते हो कि अगर आप कोई भी खर्चा करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं आप किस पे, ये आपका हो गया भाई साहब, सुर देख रहे हो, एक्सपेंडिचर ऑन खुद के अकाउंट प्रोडक्शन के लिए, तो आप ऐसी चीज़ें भी यहाँ पे नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करोगे। ठीक है, बट एक मैंने गलती बता दी। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट प्रोडक्शन, अगर आप मान के चलो खुद से कोई काम कर रहे हो, से एग्जांपल आई एम द टीचर, और अगर मैं खुद कर मतलब मैं अगर एज ए टीचर और मैं खुद के किसी प्रोडक्शन के लिए कुछ पैसा खर्च करता हूँ, या फिर हम ऑनलाइन पढ़ाने के लिए जो भी पैसा खर्च करने की कोशिश करते हैं, या ऑफलाइन पढ़ाने के लिए जो भी खर्चा करते हैं, तो मैं माफ़ी चाहूँगा, इसको हम नेशनल इनकम के अंदर आमतौर पर जोड़ लेते हैं। तो इसके लिए कहा जाता है विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। अगर किसी बच्चों को लगता है कि सर ये क्या बकवास है, तो सर आप अपनी संदीप गर्ग सर की जो 2023-24 का लेटेस्ट एडिशन है, ठीक है, आप उसमें जाओ। मैं माफ़ी चाहूँगा, दिख नहीं रहा था ये, आप उसमें जाओ, आपको वहाँ जाके सारी चीज़ें मिल जाएंगी, प्रिकॉशंस से लेके फॉर्मूला सब कुछ। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या लगाने हैं, अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा इसके प्रैक्टिकल्स का। सही है, जो कैसे हैं आपके बुक के एंड में जो अनसॉल्व्ड हैं, सिर्फ उनकी हम बात यहाँ पे करेंगे। ठीक है, बट उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो तक वेट करना पड़ेगा। आपको अनसॉल्व कराने के बाद फिर हम चैप्टर की बची हुई थ्योरी पे काम करेंगे, जो आज के दिन 3 से 6 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इसमें इतना ही, एंड थैंक यू सो मच।